नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस खास प्रोग्राम में हमारे विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम सहकारी समिति से जुड़ी जानकारी देंगे। सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो समान रूप से आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं वह सहकारी समिति बना सकते हैं। इसे ही सहकारी समिति कहते हैं। 1903 में भारतीय अकाल योग ने सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने पेश की और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। आजादी के बाद कई पहल किए गए और भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। फिर सहकारी समितियों के कार्य ने तेजी पकड़ी। सहकारी समितियों को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम और सहकारी उपक्रम के नामों से जाना जाता है। सहकारी समिति ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्ण सहयोग करते हैं। ये एक स्वैच्छिक संस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकता है। सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और अगर संस्था पंजीकृत हो जाती है तो वह ऋण भी ले सकती है और साथ ही सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर सहकारी समिति के सदस्यों को पैसों की जरूरत होती है तो कम ब्याज में कर्ज भी मिलता है। कई सहकारी समितियां हैं जिससे आप वाकिफ भी होंगे, मसलन उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी सामूहिक आवास समिति इत्यादि। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। सहकारी समितियों से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिनव मिश्रा जी। अभिनव जी आपको सहकारी समितियों से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय भी ले सकते हैं और अगर आप का इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं और आप नंबर डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो सहकारी समिति से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं और हमारे अधिवक्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो आपके तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। अगर इस मुद्दे से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके राय ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सहकारी समिति और इस वक्त हमारे अधिवक्ता अभिनव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर सहकारी समिति की कानूनी परिभाषा क्या होती है? मैम गुड इवनिंग। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा मौका दिया आके लॉ के कुछ अहम पहलू को डिस्कस करने का। सहकारी समिति अगर मैं बताऊं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के सेक्शन 3 सब सेक्शन H और संविधान के आर्टिकल 243 ZHT के तहत डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये एक सोसाइटी होती है जो रजिस्टर्ड या डीम टू बी रजिस्टर्ड मानते हैं। किसी भी कानून के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है एक पब्लिक गुड या पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के तहत मैंडेटरी होती है। जी जी, तो सहकारी समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैम देखिए, आइडियली क्या होता है कि जब भी एक पब्लिक गुड और पब्लिक वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी संस्थान एक ऐसी संस्थान बननी चाहिए जिससे टैक्स इम्प्लीकेशन, लीगल कंप्लायंस की इम्प्लीकेशन कम हो, ताकि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया जाता है कि एक कॉर्पोरेट की एक सेट ऑफ पीपल को एक साथ सम्मिलित करके एक पर्टिकुलर कॉज के लिए वो सोसाइटी का गठन किया जाता है। जी, ये आप एक ट्रस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, एक सेक्शन 8 की कंपनी बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के पीछे अहम जो पहल होती है वो ये होती है कि लीगल कंप्लायंसेस कम पड़े और टैक्स इम्प्लीकेशन ज्यादा बचे। जी जी, तो जब एक सहकारी समिति बनती है तो उसकी सदस्यता के लिए मानदंड क्या कुछ होते हैं? मैम जब भी एक सहकारी समिति बनाई जाती है उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। जी जी, तो उस रूल्स रेगुलेशंस के तहत आपकी सदस्यता का मानदंड या
एलिजिबिलिटी, रिमूवल, सस्पेंशन, प्रमोशन, सब कुछ उस बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी अगर मैं बताता हूँ, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस सोसाइटी के, उसके तहत ये सारे रेगुलेट किए जाते हैं। जी जी। तो अब कौन सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है? ऐसी क्या खूबियां उसमें होनी चाहिए? ऐसी क्या चीज होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा होता है कि ऐसी क्वालिटीज की आप सदस्य बन सकते हैं सहकारी समिति के? मैम देखिए, आइडियली एक सहकारी समिति का सदस्य बनने के जो बायलॉज हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही दिए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मुझे एक सोसाइटी का मेंबर बनने की चाह है तो मुझे अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसे उस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को अपने उपस्थिति से समय पे कार्य पूर्ण करवा सकता हूं और कैसे मेरे उपस्थिति से उस सोसाइटी का बेनिफिट हो सकता है। बाकी मेरी एज लिमिटेशन, मेरा करियर, मेरा प्रोफेशनल लिमिटेशन, वो सब सोसाइटी के बायलॉज तय करेंगे कि अगर मैं उनको फुलफिल करता हूं तभी मैं सोसाइटी का पार्ट बन सकता हूं। लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि अगर मैं किसी सोसाइटी के का हिस्सा बनना चाहता हूं तो मुझे उस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कुछ स्वयं योग्यताएं भी रखनी होंगी। जी जी। तो क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे? जैसे आप बता रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए एज का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे कई सोसाइटीज में दिया जाता है कि मिनिमम एज 50 साल या 40 साल या 35 साल उम्र रखी जाती है मेंबर बनने के लिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी रखे जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस का भी एक बायलॉ बन सकता है। फिर कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटीज कॉर्पस, जो मैं कहता हूँ जिस पैसे से सोसाइटी चलेगी या सोसाइटी के कार्य पूर्ण होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन मैं कितना कर रहा हूँ। अगर वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन का भी कैप लगाया हुआ है तो मुझे वो भी फुलफिल करना होगा। फिर जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सरकारी ऑफिसरों को बनाया जाता है उसका हिस्सा, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो गवर्नमेंट के थ्रू भी फुलफिल किया जा सके। सो ये सब कुछ डिपेंड करता है उस सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस कैसे गठन किए जाते हैं उस पर। जी जी जी। तो वहीं सहकारी समिति के पंजीकरण जो कराया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? मैम, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज का ऑफिस है हर स्टेट में। आप जब अपनी सोसाइटी के मेंबर्स इकट्ठा कर लें, उसके बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस तैयार कर लें, तब आप रजिस्ट्रार के पास एक चिट्ठी लेके जाते हैं कि अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है या जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है, उसके तहत आप लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उन क्वालिफिकेशंस को देखते हुए आपकी सोसाइटी आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास रजिस्टर करने के लिए जाते हैं। एक सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं उस सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए। जी जी। तो सहकारी समितियों को विनियमित या रेगुलेट करने के लिए जो कानून होते हैं वो कौन से होते हैं? मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो सकता है 1860 का, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है। मैम, अगर स्टेट लेजिस्लेशन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए स्टेट वाइज अलग अलग लॉ बना रखे हैं तो उनका भी फॉलो करना जरूरी है। और संविधान के 97th अमेंडमेंट ने चैप्टर 9B को इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे हमें पता चलता है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मद्देनजर। तो ये सारे चीजों को रेगुलेट, आप कह सकते हैं कि इतने सारे लॉज हमारी सोसाइटी के फॉर्मेशन, कंटिन्यूएशन और उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। जी जी। आपने जैसे कि बताया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें क्या कुछ आता है, थोड़ा तफसील से। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है मैम कि जैसे 3-4 स्टेटों ने मिलके एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गठन किया है ताकि उस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव एक लार्जर स्केल पर केटर किया जा सके, एक लार्जर स्केल पर समझाया जा सके, ताकि उसको हर स्टेट के बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो फॉलो करने की आवश्यकता ना पड़े। बिकॉज अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक बात बताऊं कि अगर मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँगा तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको मुझे फुलफिल करना होता है ना। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने को छोड़कर लॉ के कंप्लायंस करने लगता हूं तो मेरे वो सोसाइटी को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल ही नहीं होगा।
इसीलिए ये एक तरीका लाया गया है कि एक सोसाइटी मल्टीपल स्टेट्स में काम कर सकती है, मल्टीपल स्टेट्स में अपना ऑफिसेस खोल सकती है और मल्टीपल स्टेट के लॉज एंड रेगुलेशंस उसको वो रेगुलेट करेंगे। जी जी। तो सहकारिता समिति चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिलता है? मैम कभी कभार गवर्नमेंट फंडिंग भी होती है। जैसे आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं या कोई थिंक टैंक या रिसर्च बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास याचिका भी लगा सकते हैं फंडिंग के लिए। आइडियली जब भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसके मेंबर्स कॉर्पस कंट्रीब्यूट करते हैं उस सोसाइटी को चलाने के लिए। आप उसको एडमिशन फी के नाम पर ले सकते हैं, आप उसको सब्सक्रिप्शन फी के नाम पर ले सकते हैं। तो बेसिकली जो मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है दैट बिकम्स द प्राइमा फेसी या द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग टू रन दी सोसाइटी। उसके अलावा सरकारी फंडिंग भी हो सकती है, प्राइवेट बॉडी फंडिंग भी हो सकती है, इंटरनेशनल फंडिंग भी हो सकती है। जी जी। तो समिति में अनियमितताएं जो होती हैं उसकी जांच कैसे की जाती है? जो समिति के मेंबर उनके पास ही पावर दी जाती है ऑडिट करने की, इंस्पेक्शन करने की। और हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब एक सोसाइटी बनती है तो उसका भी पैन जी जी उसके भी जीएसटी नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट जिस भी तरीके से आप अपनी सोसाइटी का फंक्शनिंग गवर्न करते हैं और जो भी इस पे टैक्स का लॉ एप्लीकेबल होता है उसके तहत आपको साल में एक बार ऑडिट भी करवाना होता है, देखने के लिए कि पूरे साल में जो सोर्स ऑफ फंड आए वो कहाँ इस्तेमाल किए गए, सैलरी दिए गए कि नहीं दिए गए, लेबर कोड को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। बिकॉज बहुत सारी सोसाइटी स्कूल भी खुलवाती हैं, काम भी करवाते हैं। तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही उस सोसाइटी के सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को भी कैसे कायम रखना है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं सहकारी समिति के बारे में और उससे जुड़े कानून के बारे में, और हमारे अधिवक्ता अभिनव जी लगातार बने हुए हैं। अभिनव जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि सहकारी समिति के पंजीकरण के जो बाय लॉज होते हैं उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? मैम सेक्शन 11 है ये अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का। ये कहता है अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज ऑफ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो सेक्शन 11 के अंदर मैम कोई भी अगर मुझे पंजीकृत उप नियमों को अगर अमेंडमेंट करना है तो सेक्शन 11 वो लॉ होगा। इसके लिए जनरल बॉडी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। वो जो स्पेसिफिक लॉ है जिसको चेंज करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले जाने हैं, उन पे डिस्कशन डेलिब्रेशन होती है, वोटिंग होती है, रैटिफिकेशन किया जाता है और उसको लागू किया जाता है। और जब ये अमेंडमेंट हो जाते हैं तब आपको अमेंडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके चेंज्ड जो रूल कानून नियम चेंज किया आपने अपनी सोसाइटी के, उसकी एक कॉपी अपने जनरल बॉडी के मेंबर्स को सर्कुलेट वो करनी होती है और दूसरी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के आगे दोबारा फाइल की जाती है। जी जी मैम। तो सहकारी समिति की जनरल असेंबली क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? मैम जनरल असेंबली एक तरीके से मैं बोलूं तो जनरल बॉडी ही है। सो सारे मेंबर्स जब एक साथ एकत्रित होते हैं किसी भी सोसाइटी के एजेंडा को डिस्कस करने के लिए, उस पर डेलिब्रेशन करने के लिए, उस पर वोटिंग होती है, तो अगर मैं बोलूं जनरल असेंबली तो सारे मेंबर्स जब एक साथ एकत्रित होते हैं तो उसको आप जनरल बॉडी या जनरल असेंबली का भी नाम दे सकते हैं। जी जी। अब किसी भी कानून में ये चीज बताई नहीं गई है। अगर मैं एक्ट्स की बात करूं तो जनरल बॉडी या जनरल असेंबली की बात नहीं की गई है। ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसीजर है जो हर सोसाइटी शुरुआत से ही, जब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया है तब से ही हर सोसाइटी की एक जनरल असेंबली और एक जनरल बॉडी होती है। जी जी। तो जनरल असेंबली में जो अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका क्या होती है, वो क्या करता है? मैम वही भूमिका होती है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। सारा काम, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, फंडिंग कहाँ से आनी है, पैसे कहाँ जाने हैं आने के बाद, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना है, क्या ऑब्जेक्टिव को डिले करना है, किस तरीके से नए मेंबर्स का गठन करना है, किस तरीके से पुराने मेंबर्स को सोसाइटी के बाहर करना है। सो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, जी जी, ऑर्डर, सारा कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। यस, अब
प्रेसिडेंट भी एक सोसाइटी के साथ काम करता है, उसके भी सेक्रेटरीज होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, बट एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर या प्रिसाइड करने का हर चीज के ऊपर जो पावर है वो प्रेसिडेंट की या जो मेन कार्यकर्ता होते हैं उनकी होती है। जी जी। तो जनरल असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो सदस्यों के मतदान के अधिकार क्या होते हैं? मतदान के अधिकार हैं कि अगर आप सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको वोट करने का राइट मिलता है। अब कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ मेंबर होते हैं मैम, जो ऑनररी मेंबर्स भी होते हैं, जो टेम्पररी मेंबर्स भी होते हैं, वो परमानेंट मेंबर्स नहीं होते हैं। तो आइडियली जो मैंने काम देखा है आज तक, जो मैंने काम किया है, जो टेम्पररी और ऑनररी मेंबर होते हैं उनको मतदान करने की पावर नहीं दी गई है। जो जनरल परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास ही ये पावर दी गई है कि वो वोट करके किसी भी एजेंडा को फॉर्मुलेट या पास करवाएं। जी जी। तो जनरल असेंबली की आपने बात करी यहाँ पर, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है ये भी जानना चाहेंगे, और ये कैसे बनती है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि ये गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी का रोल प्ले करती है मैम। अब जब जनरल बॉडी बनाई जाती है तो उसमें से इंडिविजुअल्स को या मेंबर्स को पिक किया जाता है, चुना जाता है जनरल बॉडी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। इनका काम होता है कि ये डे टू डे फंक्शनिंग, डे टू डे वर्किंग सोसाइटी की जैसे भी होती है, ये उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ये उसको फुलफिलमेंट कराते हैं, ताकि जब एनुअल मीटिंग की जाए, किसी एजेंडे पे फॉर्मुलेशन की जाए, तो जो भी साल में काम हुआ है उस सोसाइटी के अंदर उसकी जवाबदारी इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की होती है। पहले तो पूरे साल भर ये लोग पूरा सोसाइटी गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और लास्ट में ऑडिट करने के टाइम ये लोग जवाबदारी भी रखते हैं कि इन्होंने पूरे साल काम कैसे किया, फंड्स कहाँ यूज किए, फंड्स जो आए वो अब्रॉड से आए तो उसका टैक्स पे किया गया, अगर देश से भी आए तो उसका टैक्स पे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। जी जी। तो सहकारी समिति की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वे कैसे तैयार की जाती हैं? एनुअल रिपोर्ट्स कभी मैम लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है कि प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन कैसे की जाती है। बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी सोसाइटी काम करती है उसका रिपोर्ट वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के पहले तैयार करके मेंबर्स के आगे सर्कुलेट करते हैं। एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी जाती है। रजिस्ट्रार की भी जिम्मेदारी होती है कि उस रिपोर्ट को पढ़ के देखना कि जो भी कानून है उसका कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ था, या जो भी कार्य पूर्ण हुआ है उस सोसाइटी के अंदर वो कानून के तहत हुआ है कि नहीं। सो ये कोई जनरल चीज है मैम, ये कोई लॉ में डिफाइन नहीं है, ये कोई प्रोसीजर नहीं पता, बस है कि मैंने जो भी काम किया मैं उसकी रिपोर्टिंग करता हूँ साल के अंत में। जो मेरा ऑडिटर ऑडिट करता है, रजिस्ट्रार क्रॉस वेरीफाई करता है। जी जी। तो वही वित्तीय रिपोर्ट से संबंधित नियम कब बनाया जाता है, जिसे प्रस्तुत किया जाता है, और इसे जांचता कौन है? मैम ऑडिट का जो प्रोविजन है वित्तीय रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन 17 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और चैप्टर 8 सेक्शन 70 से 83 तक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में दिया गया है ये प्रोविजन। संविधान में आर्टिकल 243 कैपिटल Z कैपिटल M में भी ये प्रोविजन हमारे संविधान में दिया गया है कि एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर को। जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट की जाती है एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को जी, और वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत की जाती है। और आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप हर 6 महीना में आर्टिकल 243 ZM क्लॉज 5 के तहत अपने बुक्स, अपनी रिपोर्ट को आप ऑडिट करवाएं। अब लोग करवाते नहीं है, साल में एक बार करवाते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि 6 महीने में 2 बार होनी चाहिए। जी 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 मैम। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत अभिनव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी सहकारिता समिति से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।